हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो पीछे वाला जो वीडियो था वो तो था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कुछ हद तक मैंने कोशिश की आपको बताने की। अब बात करते हैं अपन नया चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसका शॉर्ट नाम होता है EMW। EMW इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या आखिरकार, ये समझते हैं। ये एक तल है, अक्ष तल, एक वाई तल, एक जेड तल। अक्ष वाई जेड ये एक दूसरे के लंबवत है। इनमें ये जो ऊपर की तरफ जा रही है ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र, और नीचे वाली तरंग है ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र। ये एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे से विपरीत दिशा में है या फैली हुई है लंबवत। अब इनकी परिभाषा बनाई तो कैसे बनती है, सबसे पहले वो देखो। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे समय के साथ समय के साथ ज्यावक्रिय विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंगे समय के साथ ज्यावक्रिय विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, या एक साथ लिख दीजिए विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। और ये संचरण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। उससे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। देखो बच्चों, ये जो तरंग है ये तो हो गई ई, और ये एक दूसरे के लंबवत है, ये हो गई बी। ये ई और बी ये एक दूसरे के लंबवत है। इसी लंबवत के समय के साथ ये ज्यावक्रिय के रूप में फैल रही हैं। ये विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है। इसी तरंग को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। अब इसके उपयोग हैं या क्या क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के उपयोग देखते हैं। उपयोग अलग अलग है। विद्युत चुंबकीय तरंग के अलग अलग इनके उपयोग देखते हैं। पहले तो देखिए आप परिभाषा विद्युत चुंबकीय तरंग की। तो ये बच्चों देखिए उपयोग क्या क्या है। पहला उपयोग चेक करते हैं अपन। ये ई और बी ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। विद्युत चुंबकीय तरंगे माध्यम संचरण के लिए आवश्यकता नहीं होती है, या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। म्यू जीरो अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग
1/√μ0। माध्य में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग इतना होता है, इतना, म्यू बराबर 1/√μ/e, ये माध्यम में है। चौथा पॉइंट, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। एक और लिख दीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र तरंग में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध। ये होता है C बराबर A0 इंटू B0। ये कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। प्रकाश का चाल है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। ये कुछ बिंदुज हैं उपयोग के लिए। तो मोस्टली आपको करना क्या है, इस चैप्टर का नाम भी है विद्युत चुंबकीय तरंगें या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें बेसिकली ये आपको जानकारी याद रखनी है कि E और B दो तो चुंबकीय क्षेत्र हैं। ये तो है विद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इनमें संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है और ये समय के अनुसार ज्यावक्रिय के रूप में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। इनका उपयोग अगर पूछ लिया जाए 3 या 4 या 2 जो भी आप ये लिख सकते हो। विद्युत चुंबकीय तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, जो आपके सामने ये है। अब ये आएगा कैसे, आप निकाल सकते हो। μ0 का जो मान है बच्चों वो तो आ जाएगा 4 पाई × 10⁷। ठीक है, न्यूटन इंटू एम्पियर का स्क्वायर। और एप्सिलॉन नोट का जो मान है वो आएगा 8.85 × 10⁻12 कूलम का स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ये आपका मान हो जाएगा। इस मान के माध्यम से आपका मान निकल के आ जाएगा आपके सामने। एक यह माध्यम की चाल है, यह निर्वात में चाल है। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है और विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, लंबवत होते हैं। और ये इनकी चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और प्रकाश की चाल का मान कितना हो जाता है 3 × 10⁸, या इसको आप C के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, V के वेग में भी व्यक्त कर सकते हो। ये चाल हो जाती है। कोई दिक्कत बच्चों, इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हो। यह तो गया उपयोग। आप एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं, इतने में आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिए। अब बात करते हैं बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग में विस्थापन धारा। एक पर और चर्चा करते हैं। वह विस्थापन धारा। ठीक है, तो आप पहले विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा लिखते हैं। देखिए बच्चों क्या होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग समय के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंग समय के साथ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग समय के साथ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है तो विद्युत चुंबकीय या लिख दीजिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं
चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तन होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तन होते हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब बात करते हैं विस्थापन धारा की। विस्थापन धारा, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ये एक संधारित्र है, उस संधारित्र को एक बैटरी से माध्यम से जोड़ दिया और बैटरी को आवेशित कर दिया, और यह पॉजिटिव चार्ज है और यह नेगेटिव चार्ज है। और इस पे एक परिकल्पना करते हैं, माना कि एक चालक तार है, इसको संधारित्र प्लेट से एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है और इस संधारित्र को आवेशित कर रहे हैं। अब एक बिंदु P तार के लंबवत r त्रिज्या की दूरी की परिधि की परिकल्पना करते हैं, तो यह बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों P1 और यह बिंदु क्या हो जाएगा P2। बिंदु P1 पर आप ज्ञात करते हैं एम्पियर के अनुसार विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। तो थ्योरी में आपको समझा देता हूं। माना कि एक चालक तार है जो बैटरी से जोड़ दिया गया है और संधारित्र को आवेशित कर रहे हैं। संधारित्र का मतलब होता है C, और यह बिंदु P2 पर स्थित है। इसको आवेशित कर रहे हैं मतलब इसको चार्ज दे रहे हैं, और कुछ ही दूरी पर चालक तार के लंबवत बिंदु P1 पर एक वर्ताकार लूप में परिधि r त्रिज्या रूप की एक वर्ताकार लूप की परिकल्पना करते हैं। तो एम्पियर के नियम के अनुसार धारा ज्ञात करते हैं। तो एम्पियर के नियम अनुसार बिंदु P1 पर एम्पियर के नियम के अनुसार क्या जाएगा बच्चों B dl म्यू 0 समेशन I। ये सूत्र है, इस सूत्र को कंप्लीट लिखोगे B dl कोस थीटा, यहाँ से आ जाएगा म्यू 0 I, और समेशन I का मान क्या हो जाएगा बच्चों I हो जाएगा, कुल धारा हो जाएगी। कुल धारा I प्रवाहित कर रहे हैं। अब कोस थीटा, थीटा का मान 0 रखते हैं तो कोस 0 का मान हो जाएगा 1। तो ये समीकरण आ जाएगी B dl म्यू 0 I। अब देखते हैं कि इस वर्ताकार लूप की परिधि कितनी है 2πr। तो ये सूत्र हो जाएगा बच्चों B, यहां से लिखते हैं 2πr और यहां से लिखते हैं म्यू 0 I। ये आपकी इक्वेशन आ गई 1। इसी प्रकार बिंदु P2 पर, इसी प्रकार P2 पर एक संधारित्र है, बिंदु P2 पे ज्ञात करते हैं एम्पियर के नियम के अनुसार B या P को इधर से लेते हैं और dl नाम के अल्पांश को, और म्यू 0 I। ये आवेशित हो रही है, उस समय वो धारा को ग्रहण कर रही है, तो इस समय धारा क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी बच्चों। उस समय आवेशित हो रही है संधारित्र होने पर, I का मान 0 होने पर। तो अब इक्वेशन क्या जाएगी बच्चों B 2πr = 0। ये एक इक्वेशन आ गई। समीकरण नंबर 1 व 2 से आगे देखो ध्यान से। समीकरण नंबर 1 2 से बाईं तरफ का मान समान होता है, परंतु
दाईं तरफ, दाईं तरफ का मान समान नहीं होता है। इस विसंगतता को दूर करने के लिए विस्थापन धारा का उपयोग लेते हैं, या विस्थापन धारा को काम में लेते हैं। काम में लेते हैं। अब चैप्टर नंबर आपने 2 पढ़ा है, उसमें क्या दे रखा था बच्चों, ध्यान से देखो। संधारित्र पे विद्युत क्षेत्र, संधारित्र प्लेट पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E बराबर न्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 Q इंटू एप्सिलॉन A, क्योंकि सिग्मा का है आवेश बटा क्षेत्रफल। ये आपका मान हो गया, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखो बच्चों। ये आपके संधारित्र प्लेट में विद्युत क्षेत्र आ गए, E बराबर न्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब बात करते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर ए कोस थीटा, और थीटा का मान क्या हो जाता है 0, तो कोस 0 का मान हो जाएगा 1। तो फाई E का जो मान क्या जाएगा बच्चों, E डॉट ए। तो इसमें मान रखो Q इंटू एप्सिलॉन 0 A इंटू ए से ए कैंसल, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो फाई फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, फाई E का मान हो जाएगा Q इंटू एप्सिलॉन 0। ये आपके समीकरण नंबर हो गई 4। अब इस समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, दोबारा नोट करते हैं, तब सबसे पहले इसको दोबारा समझते हैं। यह तो थी परिभाषा विद्युत चुंबकीय तरंग की, जो एक बार आपको पहले भी समझाई, अब जस्ट आपको समझाई। कहने का मतलब समय के साथ विद्युत क्षेत्र हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदलते हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इसी का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। अब है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा की परिकल्पना करने से पहले एक परिपथ लेते हैं। परिपथ को बैटरी के माध्यम से एक संधारित्र जोड़ दिया जाता है, संधारित्र को एक आवेशित किया जाता है। आवेशित करने की पोजीशन पे वो प्लेटें आवेशित हो रही, उसमें धारा ग्रहण कर रही, लिए नहीं जा रही संधारित्र से, और वहां से चालक तार के लंबवत बिंदु P1 पे एक लंबवत R त्रिज्या के एक वृत्त की परिकल्पना करते हैं या परिधि की परिकल्पना करते हैं। तो एम्पीयर के नियम के अनुसार बिंदु P पर क्या ज्ञात करते हैं, यहां से आपको धारा का मान ज्ञात करना है। तो समेशन I की मान की जगह I आ जाएगा, और BDL है वो लंबवत नहीं है, एक थीटा के कोण पे स्थित है, तो यहाँ जाएगा थीटा 0, कोस 0 का मान हो जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा DL, और DL नाम का अल्पांश है और वर्त की परिधि है 2πr, तो ये जाएगा 2πr और यह जाएगा μ0I। अब बात करते हैं बिंदु P2 पर संधारित्र पे, वही एम्पियर का नियम है। यहाँ I का मान 0 है, तो ये टोटल मान 0 है, क्योंकि संधारित्र आवेशित होने पर I का मान क्या है 0 है। अगर संधारित्र धारा दे रही हो उस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ आप I का मान रख सकते हो। अब कह रहा है कि समीकरण नंबर 1 व 2 कि बायां भाग तो समान है, दायां भाग विपरीत है। इस भाग को दूर करने के लिए, इसकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए या विसंगतता को दूर करने के लिए विस्थापन धारा का उपयोग लेते हैं। और विस्थापन धारा का सबसे पहले चालक प्लेट का विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स वो आपको ज्ञात कर दिया। अब आगे और बढ़ते हैं, तब तक इसको समझिए। मैं मिटाकर यहीं ऊपर लिखता हूं, ड्राइव करता हूं सूत्र जो आपको समझ में आ जाए। अब बच्चों इसी पार्ट को मैं थोड़ा मिटा देता हूं ऊपर से, तो आपको क्या है क्लियर हो जाए डाउट्स। ये परिभाषा मैं मिटा रहा हूं, तो क्या है कि आपको ये ड्राइव हो जाए सूत्र यहीं। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां से ऊपर ले रहा हूं इस पोर्शन को, यहां से देखिए आप। विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर आगे देखिए।
क्या है बच्चों, देखिए डी विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डी फाई ई इंटू टी टी बराबर, यहां से क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, 1/ε0 डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये क्या हो जाएगा 1/ε0 और यह जाएगा आई डी। आई डी का मतलब हो गई विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट। डी क्यू अपॉन डी टी वो आई का मान है, और ये जो मान है वो ये लिख सकते हो आप, डी फाई ई डी टी ε0 आई डी, ये आपका मान आ जाएगा। यह समीकरण नंबर कितनी हो गई, 5 हो गई। अब विस्थापन धारा का मान चाहिए तो क्या आएगा, विस्थापन धारा का जो मान है वो आई डी का मान क्या हो जाएगा बच्चों, ये आई डी है, ये ऊपर चला जाएगा, ε0 डी फाई ई अपॉन डी टी, यह आपका मान हो गया। इसी का नाम है विस्थापन धारा का मैक्सवेल समीकरण। मैक्सवेल की विस्थापन धारा, ठीक है बच्चों। अब भाई बात करते हैं पॉइंट पर, P2 और P1 पॉइंट पर क्या क्या था। तो बिंदु P12 पर, बिंदु P2 पर B DL μ0 ID, और बिंदु P1 पर B DL μ0 IC। यहाँ तो ID का मान 0 था और यहाँ IC का मान 0 था, ये याद रखना है। अब कंप्लीट जो मान रखते हो इस समीकरण के साथ में, कंप्लीट मैक्सवेल की समीकरण, तो एक साथ कैसे रखते हो वो देखिए बच्चों। यहां से कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले कॉमन आ रहा है B DL μ0 IC इंटू ID, ये, और यह आप लिख सकते हो μ0 DL बराबर μ0 IC, और ID की जगह यह रख दीजिए, ये आपकी समीकरण हो जाएगी मैक्सवेल की समीकरण, या आप बोलते हैं विस्थापन धारा की समीकरण। कुछ नहीं किया बच्चों, बस इतना सा अंतर है कि ये जो मान है वो राइट साइड वाला पार्ट है वो अलग आ रहा है। इस पार्ट को दूर करने के लिए विस्थापन धारा का उपयोग किया गया है, और ये उपयोग करने के बाद में आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा संधारित्र। उस संधारित्र से क्या ज्ञात करते हैं, इसकी विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स, वो आपने ज्ञात कर, यह समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया फ्लक्स का, यह आपका मान आ गया। इससे आपका क्या हो गया, फ्लक्स में परिवर्तन है वो 1/ε0 इंटू ID। अब ID का मान है वो ε0 और डी फाई ई अपॉन डी टी। तो विस्थापन धारा का मान एक तो निर्वात की विद्युतशीलता, एक विद्युत क्षेत्र में फ्लक्स के परिवर्तन के समानुपाती होता है। अब कह रहा है कि ये P2 और P1 बिंदु हैं, ये तो होगा P2 और ये P1 बिंदु है, जिनमें ये जो धारा आ रही है एक तो ये और एक ही है। अब इनमें जो μ0 I और μ0 I है, इसमें तो पार्ट हो जाएगा D P2 पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ जाएगा C करंट। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, D वाले पोर्शन में C 0 हो जाएगा और C वाले पोर्शन में D 0 हो जाएगा। इन दोनों समीकरण को जब एक साथ ऐड करते हैं या एक साथ लिखते हैं तो यहाँ μ0 तो कॉमन आ रहा है, IC इंटू ID ऐड कर देंगे P1 P2 पॉइंट पे एक साथ, दोनों पॉइंट जब एक साथ रखते हैं तो ये आ जाएगा। यहाँ से ID का मान आपने रख दिया। इसी का नाम है मैक्सवेल की विस्थापन धारा का समीकरण या विस्थापन धारा की समीकरण। अब इसको समझिए, आगे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अब देखिए बच्चों, मैक्सवेल की समीकरण ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, मैक्सवेल की वो चर्चा करते हैं। मैक्सवेल की 4 समीकरण है, छोटी छोटी हैं, उनको याद कर लेना। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मैक्सवेल की कोई 4 समीकरण या कोई 2 समीकरण लिखिए या बताइए, या इसके बारे में क्या जानकारी है। तो अभी जस्ट अपन चर्चा करते हैं, अब सीखते हैं क्या इनके बारे में मान में परिवर्तन आता है। मैक्सवेल की समीकरण, मैक्सवेल की 4 समीकरण है बच्चों। पहली समीकरण है B
डीएल या ईडीएल ले लेते हैं, विद्युत क्षेत्र वाले पार्ट को पहले ले लेते हैं। डीएस क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। दूसरी बी डीएस 0। तीसरी बी ए ले लेते हैं, डीएल। चौथे ले लेते हैं बी डीएल म्यू 0 IC प्लस RT। यह तो होगा विद्युत क्षेत्र में गाउस का नियम। गाउस के नियम से, और यह पार्ट हो गया बेटा चुंबकीय क्षेत्र में गाउस का नियम। यह होगा फैराडे का नियम। फैराडे का नियम यह होगा मैक्सवेल की विस्थापन धारा। विस्थापन धारा से तो ये आखिरकार कैसे माना जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। बी डीएल म्यू 0 IC एप्सिलॉन 0 d∅ इंटू dt, ये आपका माना जाएगा। ये मैक्सवेल की 4 समीकरण है। इनमें आपने देखा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू की जगह क्यू लिया है, और चुंबकीय क्षेत्र में गाउस का मान शून्य होता है, उदासीन होता है, वहां से आपने टोटल मान म्यू 0 I का क्या लिया था, 0 लिया था। एक आपका होता है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम ये कहता है कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो ये फ्लक्स है फैराडे के नियम के अनुसार। ये जो आपने जस्ट अभी ज्ञात किया मैक्सवेल की समीकरण IC और ID, ये डिस्प्लेसमेंट के करंट है। ये तो हो गया विस्थापन धारा, ये हो गया करंट, इन दोनों का योग होता है। डिस्प्लेसमेंट का करंट का मान ये हो गया, ये IC का मान हो गया, और ये आपके पास समीकरण आ गई। अगर वो आपसे पूछ लिया जाए कि मैक्सवेल की कोई 4 समीकरण लिखो, तब आपको इस तरह से लिखनी है। वो कह दिया जाए कि मैक्सवेल की कोई 2 समीकरण लिखो, तब आप कोई भी 4 में से 2 लिख दीजिए। या कोई 3 समीकरण की पूछ ली जाए, 3 समीकरण। वो ये पूछ सकता है कि मैक्सवेल के समीकरण में चुंबकीय क्षेत्र में गाउस का नियम कितना होता है, आप कहोगे 0। विद्युत क्षेत्र में गाउस का नियम कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ईडीएल में फैराडे का नियम क्या होता है, माइनस d∅ अपॉन dt होता है। और विस्थापन धारा का सूत्र लिखो, तब आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। ये तो टॉपिक हो गया बच्चों आज के लिए कुछ, बट ये चैप्टर थोड़ा छोटा सा है। इनको कमेंट करके गया है विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इनके बारे में ज़्यादातर क्या बेसिक जानकारी होती है, ज़्यादातर ये आता नहीं, बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। तो इसके कुछ बारे में आपने जानकारी देखी, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा देखी, उसके अनुपयोग देखे या उपयोग हैं या उनके गुण हैं। उसके बाद में मैक्सवेल धारा के समीकरण को देखा। उसके बाद में आपने देखा मैक्सवेल की समीकरण। मैक्सवेल की समीकरण देखने के बाद में इसी वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं बच्चों, और इसी का एक पार्ट और लेके आते हैं जिसमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, तरंग दे रहे हैं, उसके स्रोत है, उपयोग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे को इजाज़त दे दिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे नए हैं उनको जोड़ने की कोशिश करें, और लगातार आप पढ़ते रहिए। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई वो कमेंट्स के माध्यम में आप डाल सकते हो। और मेरी तरफ से थैंक यू, पढ़ते रहिए। और आपको भी मेरी तरफ से अप्रिशिएट है कि कुछ जो चीज़ें बताई हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई हैं, और इनको समझकर आप आगे बढ़िए।